नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम के डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। दोस्तों, जैसा कि आज 24 नवंबर है और आज की क्लास में हम 24 नवंबर से संबंधित जो भी न्यूज है, जो भी इवेंट्स है, जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, हम उन्हें एक एक करके यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए जल्दी से आप सभी लोग सेशन से जुड़ जाइए, सेशन को ज्यादा से ज्यादा लोग को शेयर करें। और जैसा कि जब मैं क्लास के दौरान बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन पूछ रहे थे उसका काफी अच्छा आंसर आप लोग दे रहे हैं। स्पेशली देखा जाए रोली जी, शमशेर जी, एके त्यागी जी, वर्मा जी, आप लोग काफी जो है अच्छा आंसर कर रहे हैं। और भी जो लोग सेशन को रेगुलर फॉलो करते हैं वो लोग भी आंसर करें। आंसर देने से देखिए आपकी चीजें जो है तैयार भी होती है और आपका रिवीजन भी होता है, काफी आपको मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, अगर आप आंसर देंगे तो आंसर देते रहिए, बाकी लोग भी आंसर करिए। तो चलिए देर नहीं करूंगी, बहुत ज्यादा आपका समय नहीं लूंगी। और एक बात और कहना चाहूंगी, नोटबुक और पेन लेकर के बैठना नहीं भूलें, क्योंकि क्लास के दौरान मैं और भी इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स बताती हूँ उनको नोट डाउन करिए। और ना सिर्फ नोट डाउन करिए बल्कि रिवीजन करते रहिए, की नोट्स भी अपनी बनाते रहिए। वो दिन दूर नहीं जब आपका एग्जाम है, ठीक है, तो बहुत कम समय और बहुत सारी चीजें आपको पढ़ना है। इसके लिए अपनी शॉर्ट नोट्स बनाते चलिए, क्योंकि जब एग्जाम करीब होगा तो वो शॉर्ट नोट्स ही आपको काफी ज्यादा काम करेगी, हेल्प करेगी। ठीक है, तो चलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको डेली करंट अफेयर से संबंधित नोटिफिकेशन मिलता रहे। और हम लोग इसी तरह से डेली बहुत सारी चीजों के बारे में डिस्कस करें, बहुत सारी चीजें जो है आप लोग को अच्छी इंपॉर्टेंट चीजें मिलेंगी। ठीक है, तो चलिए देर नहीं करूंगी और आपकी क्लास को स्टार्ट करूंगी। और आज की क्लास में हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में ई गवर्नेंस का 25वां सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। ठीक है, तो ई गवर्नेंस का जो 25वां सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है वो किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया जा रहा है। ऑप्शंस आपके सामने है, वीडियो को पॉज करिए, कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर वो है बी है, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में 25वां ई गवर्नेंस पर सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, तो जो 25वां सम्मेलन, राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है ई गवर्नेंस पर, वो है 26 नवंबर 2022 को किया जाएगा जम्मू में। देखा जाए कटरा, ठीक है, जम्मू में जो कटरा है वहां पे इसे आयोजित किया जाएगा। जो लोग जम्मू गए होंगे, कटरा में ही देखा जाए वैष्णो देवी भी है, तो वहां पे ये आयोजित किया जा रहा है। और इस वर्ष का जो 25वां सम्मेलन है, राष्ट्रीय सम्मेलन ई गवर्नेंस की, इसकी अगर हम थीम की बात करें, अगर विषय की बात करें तो क्या है, नागरिकों, उद्योग और सरकार को निकट लाना। ठीक है, ब्रिंगिंग सिटीजंस, इंडस्ट्री एंड गवर्नमेंट क्लोजर। ठीक है, ये इस वर्ष का क्या है, थीम है। ठीक है, इस सम्मेलन का जो उद्घाटन किया जाएगा वो देखिए किसके द्वारा किया जाएगा, तो जो प्रधानमंत्री कार्यालय के राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री है, जिनका नाम है राजेंद्र सिंह, डॉक्टर राजेंद्र सिंह के द्वारा ई गवर्नेंस पे जो 25वां सम्मेलन होने जा रहा है जम्मू में, कटरा में, उसका उद्घाटन किया जाएगा। और यहाँ पे देखा जाए इस सम्मेलन के दौरान बहुत से पुरस्कार भी दिए जाएंगे, जिससे देखा जाए तो ई गवर्नेंस के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार योजना के अंतर्गत 5 श्रेणियों में 18 ई गवर्नेंस पहलों को पुरस्कृत किया जाएगा इस सम्मेलन के दौरान। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। चलिए एक प्रश्न पूछती हूँ आपसे, आप मुझे बताइए जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश कब बनाया गया, किस एक्ट के तहत बनाया गया, और वो एक्ट जो है किस डेट को, ठीक है, अप्लाई हुआ था, ये चीज मुझे बताइए। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कासिम जोमार्ता तोकाएव किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान या फिर ताजिकिस्तान। ये सारे जो देश के नाम लिखे हैं ये मध्य एशिया के देश हैं। और इसका दोस्तों जो करेक्ट आंसर है वो है ए है, कजाकिस्तान के जो नए राष्ट्रपति चुने गए हैं, यानी कि ये पहले भी थे, वर्तमान के भी राष्ट्रपति यही हैं, कासिम जोमार्ता तोकाएव। इनको पुनः जो है वहां पे राष्ट्रपति चुनाव में विजय, एक तरीके से जीत मिली है। तो ये मध्य एशिया का सबसे बड़ा देश है कजाकिस्तान। और वहां पे जो अभी हाल फिलहाल में राष्ट्रपति चुनाव हुआ था उसमें पुनः जो वहां के वर्तमान राष्ट्रपति हैं, जिनका नाम है कासिम जोमार्ता तोकाएव, वह पुनः राष्ट्रपति चुनाव में भारी मतों से विजयी हुए हैं और एक बार फिर से कजाकिस्तान के राष्ट्रपति बने हैं। स्क्रीन पे आप इनके पिक्चर को देख सकते हैं। यहाँ पे देखा जाए तो ये फिर से कजाकिस्तान के राष्ट्रपति चुने गए हैं तोकाएव। और यहाँ पे जो वहां का कजाकिस्तान का जो चुनाव आयोग है उसने जो रिपोर्ट जारी किया है उसमें ये बताया गया है कि जितने भी मत मिले थे चुनाव के दौरान उन कुल वोटों का देखा जाए तो 81.31% हिस्सा मिला है
जो कि बहुत बड़ी जीत मानी जा रही है, अपने आप में एक तरीके से ऐतिहासिक जीत रही है किनकी, कासिम जोमार्ट तोकायेव का, ठीक है, कजाकिस्तान। क्योंकि हमने देखा कि ये मध्य एशिया का, ठीक है, ध्यान रखिएगा, हम लोगों ने बात किया कि ये मध्य एशिया का सबसे बड़ा देश है, ठीक है। स्क्रीन पे आप उसके मैप को देख सकते हैं, कजाकिस्तान का एटलस क्लास के दौरान लेकर के बैठा करिए। अगर हम बात करते हैं कजाकिस्तान, जो कि मध्य एशिया का सबसे बड़ा देश है और इसकी लोकेशन अगर देखा जाए तो ये रशिया चाइना से घिरा हुआ देश है। तो यहाँ पे अगर हम उत्तर में देखें तो आपको रशिया दिख रहा है कजाकिस्तान के, और यहाँ पे अगर हम पूर्व की तरफ देखें दोस्तों तो चीन, और दक्षिण की तरफ देखा जाए तो किर्गिस्तान और फिर उज्बेकिस्तान, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मंगोलिया से भी अपनी बाउंड्री को साझा करता है कौन, कजाकिस्तान। कजाकिस्तान की एक अपने समुद्रिक सीमा भी है, तो कैस्पियन सागर जो कि विश्व की सबसे बड़ी झील है, कैस्पियन सागर से भी अपनी सीमा को कजाकिस्तान साझा करता है। और साथ ही साथ देखा जाए देश एक और है तुर्कमेनिस्तान, तो तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान से कजाकिस्तान अपनी सीमा साझा करता है, ये भी मध्य एशिया के देश हैं। और फिर चीन और रशिया से, ठीक है। अगर हम इसके कैपिटल की बात करें तो नूर सुल्तान, पहले इसका जो कैपिटल दोस्तों था वो अस्ताना था, जिसे बाद में नूर सुल्तान किया गया, ठीक है। यहाँ की मुद्रा की बात करें तो तेंगे जो है वो यहाँ की करेंसी है, और यहाँ के जो प्रधानमंत्री है वो अशकर मामीन जो है वो कजाकिस्तान के प्रधानमंत्री है। और हम लोगों ने राष्ट्रपति को देखा है, कासिम जोमार्ट तोकायेव यहाँ के राष्ट्रपति हैं। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना की शुरुआत की। तो शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा से जुड़े हुए लोग, चाहे शिक्षक हो चाहे विद्यार्थी हो, उनको पुरस्कृत करने की ये योजना बनाई गई है। किस राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा इसकी शुरुआत किया गया है। तो दोस्तों उसका जो करेक्ट आंसर है वो है उड़ीसा, ठीक है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री अगर वर्तमान में देखा जाए तो मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी हैं, और नवीन पटनायक जी ने मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना की शुरुआत की। इस योजना की बात किया जाए तो इस योजना के तहत जो राज्य के जितने भी स्कूल हैं, उन स्कूलों में जो स्टूडेंट्स हैं यानी कि छात्र हैं, जितने भी वहाँ के जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है यानी कि जो शैक्षणिक संस्थान है, वहाँ के जो प्रधानाचार्य हैं, ग्राम पंचायतें हैं, शिक्षक, स्कूल यहाँ पे और स्कूल प्रबंधन, ये जो समिति है, उन सबको क्या किया जाएगा, पुरस्कृत किया जाएगा, अवार्ड दिया जाएगा राज्य के तरफ से। उद्देश्य क्या है भाई, क्यों पुरस्कार दिया जाएगा। तो इस पुरस्कार का यानी कि इस योजना की बात करें जो मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना, उसका उद्देश्य यह है कि जो प्रदेश के जितने भी छात्र हैं और जितने भी शिक्षक, जो टीचर्स हैं, जो स्टूडेंट हैं, उनके बीच एक अवेयरनेस लाई जाए किसके प्रति, एजुकेशन से रिलेटेड, ठीक है। तो शिक्षकों में एक जागरूकता उत्पन्न किया जाए ताकि वो आगे चल करके एक अच्छे प्रशिक्षक बन सके, ठीक है, और एक अच्छे जो एक तरीके से जो टीचर्स होते हैं उनसे अच्छी से अच्छी शिक्षा वो क्या करें, प्रदान कर सकें। तो वो एक तरीके से देखिए, शिक्षक जो होता है, टीचर होता है, वो समाज को बदलने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, क्योंकि समाज, एक देश का भविष्य क्या है, उसके जो युवा लोग होते हैं, पीढ़ी जो होती है, नई पीढ़ी, वही एक देश का भविष्य होती है। और एक पीढ़ी को, नई पीढ़ी को बनाने में अगर देखा जाए, पहला विद्यालय तो हमारा घर होता है, दूसरा विद्यालय जो होता है वो हमारा एक तरीके से स्कूल होता है, जहां से हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं। तो एक बहुत बड़ा भूमिका होती है एक शिक्षक की एक छात्र के व्यक्तित्व को बनाने में, ठीक है। तो वो अच्छे से अच्छी शिक्षा प्रदान कर सके, जिससे कि एक बालक के, एक स्टूडेंट की अच्छा मतलब एक तरीके से व्यक्तित्व बने, और साथ ही साथ छात्रों में भी शिक्षा ग्रहण करने की भी इच्छा उत्पन्न। ऐसा नहीं कि शिक्षक बस शिक्षा दिया जा रहा है, जैसे मैं ही हूँ, आप लोग से रोज कहती हूँ भाई देखो, शेयर करो, लेकिन आप सुनते नहीं हो। तो सिर्फ इतना ही नहीं कि एक टीचर बस पढ़ा रहा है, उसी की जागरूकता है कि वो अच्छा, लेकिन एक स्टूडेंट का भी उतना ही दायित्व बनता है कि वो चीजों को अच्छे से ग्रहण करे, उसके भी अंदर एक इच्छा हो, एक इच्छा शक्ति हो कि मुझे पढ़ना है, मुझे आगे बढ़ना है। ये एक स्टूडेंट का भी दायित्व होता है। तो इसी के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए ये पुरस्कार योजना शुरू की गई है। देखा जाए, इससे देखा जाए तो प्रदेश में शिक्षा क्षेत्र में क्रांति लाई जा सकती है और शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाया जा सकता है। यही इस पूरे योजना का उद्देश्य है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं अगले प्रश्न की, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में कहा यूनेस्को भारत अफ्रीका हैकाथॉन 2022 का उद्घाटन हुआ है, ठीक है। तो ये यूनेस्को भारत अफ्रीका हैकाथॉन 2022 का उद्घाटन देखिए, अगर हम विकल्प में चले तो इस पर डायरेक्ट चलते हैं। विकल्प पे देखिए, उत्तर प्रदेश में ग्रेटर नोएडा में यूनेस्को भारत अफ्रीका हैकाथॉन 2022 का उद्घाटन किया गया है। आइए इसके बारे में देख लेते हैं। तो जो देखा जाए, ये जो हैकाथॉन जो आयोजित किया जा रहा है, ये देखा जाए शिक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, यूनेस्को,
AICTI के जो संयुक्त रूप से 22 से लेकर के 25 नवंबर के बीच में ग्रेटर नोएडा में गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकाथॉन का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, इसका जो उद्घाटन किया जाएगा दोस्तों, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा इस हैकाथॉन का उद्घाटन किया जाएगा। और इस पूरे हैकाथॉन में देखा जाए तो अफ्रीकी के यानी कि 22 अफ्रीकी देशों के छात्र भाग ले रहे हैं। हैकाथॉन के उद्देश्य की बात करें दोस्तों, तो इसमें जो है सभी भाग लेने वाले जो अफ्रीकी और भारत के जो लोग होंगे उन्हें शिक्षा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी में सहयोग के माध्यम से आर्थिक विकास को बढ़ाने के लिए अद्वितीय अवसर प्रदान करना, यही इसका एक तरीके से उद्देश्य है किसका, इस हैकाथॉन का। ठीक है, बात कर रहे हैं यूनेस्को, जो कि अगर हम देखें ये संयुक्त पहल है भारत के किसके दोस्तों, तो शिक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और यूनेस्को। तो यूनेस्को के बारे में थोड़ा हम देख लेते। देखिए यूनेस्को का दोस्तों जो फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि अगर हिंदी में देखा जाए तो संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, ये यूनेस्को का फुल फॉर्म है। और ये विशेष एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की और इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुआ था। ठीक है, तो 16 नवंबर 1945 को यूनेस्को की स्थापना हुई थी, जिसका मुख्यालय की बात करें तो पेरिस की राजधानी, फ्रांस की जो राजधानी पेरिस है वहीं पे यूनेस्को का हेडक्वार्टर है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस पत्रकार को कोविड-19 राहत प्रयास हेतु जयपुर फुट यूएस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों ए है, दानिश मंजूर भट्ट को जयपुर फुट यूएस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जैसा कि ये एक भारत के पत्रकार हैं दानिश मंजूर, और ये जो सेकेंड वेव आई थी कोविड-19 की और उस दौरान जितने लोग प्रभावित थे उनमें देखा जाए जो प्रभावित लोगों को इन्होंने काफी सहायता किया, उनकी काफी मदद किया और इसीलिए इन्होंने जो एक तरीके से सराहनीय कार्य किया, उस सराहनीय कार्य को सम्मानित करने के लिए इन्हें इस मानवीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कौन से मानवीय पुरस्कार दोस्तों, तो जयपुर फुट यूएस पुरस्कार से। ठीक है, तो ये चूंकि अगर मूल रूप से देखा जाए दानिश मंजूर कश्मीर घाटी के रहने वाले ये व्यक्ति हैं और इनको न्यूयॉर्क में भारत का जो महावाणिज्य दूतावास है वहां पे एक समारोह आयोजित किया गया था और उसी समारोह के दौरान जयपुर फुट यहाँ पे यूएस के पहले वैश्विक मानवीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ध्यान रखिएगा, ये पहला वैश्विक मानवीय पुरस्कार है। ठीक है, किसका, जयपुर फुट यूएस के पहले वैश्विक मानवीय पुरस्कार से किससे सम्मानित किया गया, दानिश मंजूर को। ठीक है, अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि हाल ही में किसे भार एवं माप की अंतरराष्ट्रीय समिति का सदस्य चुना गया है? इसके करेक्ट आंसर पे दोस्तों आते हैं। करेक्ट आंसर इज ए है, प्रोफेसर वेणुगोपाल अंचता को चुना गया है भार एवं माप की अंतरराष्ट्रीय कमेटी। ठीक है, जो समिति है, तो ये देखा जाए जो प्रोफेसर वेणुगोपाल अंचता है ये निदेशक के रूप में कार्यरत है। कहाँ पे दोस्तों, CSIR राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला जो कि नई दिल्ली में स्थित है, उसके ये निदेशक है। और यहाँ पे इनको ही देखा जाए तो प्रतिष्ठित भार एवं माप की अंतरराष्ट्रीय समिति यानी कि इंटरनेशनल कमिटी फॉर वेट एंड मेजर का सदस्य चुना गया। ठीक है, ये जो निर्वाचित हुए हैं, देखिए ये जो बैठक हुई थी किसकी, इंटरनेशनल कमिटी फॉर वेट्स एंड मेजर की जो बैठक हुई थी, कहाँ पे दोस्तों, पेरिस के पेरिस हुई थी जो कि फ्रांस की कैपिटल है। वहां पे 15 से लेकर के 18 नवंबर के बीच में बैठक हुई थी और इस बैठक के दौरान जो कि उनको CIPM का निर्वाचित सदस्य के रूप में घोषित किया गया। टोटल देखा जाए 18 सदस्यों को चुना गया है, जिसमें से एक जो है प्रोफेसर वेणुगोपाल अंचता है और इस तरीके से देखा जाए ये पहले भारतीय नहीं बल्कि ये 7वें भारतीय हैं जिन्हें इस अंतरराष्ट्रीय समिति का सदस्य के रूप में शामिल किया गया। अगर हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल कमिटी फॉर वेट एंड मेजर्स की, ठीक है, तो इसका जो देखा जाए ये एक तरीके से अंतरराष्ट्रीय समिति है जो कि वैश्विक, ध्यान रखिएगा, रूप से भार, यहाँ पे देखिए भारत लिख गया, कट कर दीजिए, यहाँ पे भार एवं माप के विकास और कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, इस समिति को कब बनाया गया था दोस्तों, तो पेरिस में 20 मई 1875 को हस्ताक्षरित मीटर कन्वेंशन नामक राजनयिक संधि के रूप में एक उच्चतम अंतर सरकारी अंतरराष्ट्रीय संगठन के रूप में जो है प्रदान किया गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा कौन सा मीटर कन्वेंशन हुआ था 1875 में, 20 मई 1875 में हुआ था, पेरिस हुआ था। उसी दौरान जो है इस समिति को बनाया गया था, एक तरीके से अंतरराष्ट्रीय संगठन के रूप में इसको मान्यता प्रदान की गई थी। ध्यान रखिएगा किसे, ये आपका इंटरनेशनल कमिटी फॉर
वेट एंड मेजर्स, ठीक है, जिसके सदस्य कौन चुने गए, प्रोफेसर वेणुगोपाल अच्युता चुने गए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस राज्य को स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड या फिर कर्नाटक। कमेंट बॉक्स में दोस्तों आंसर करते रहा करिए और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है छत्तीसगढ़ राज्य को स्कॉच ऑर्डर ऑफ द मेरिट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आइए इसके बारे में देख लेते हैं। तो जो छत्तीसगढ़ राज्य में जो सतत विकास लक्ष्य के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए छत्तीसगढ़ राज्य योजना आयोग को गवर्नेंस के क्षेत्र में प्रतिष्ठित स्कॉच ऑर्डर ऑफ द मेरिट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो जो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार है या छत्तीसगढ़ सरकार में जो एक तरीके से वहां का जो योजना आयोग है, राज्य का योजना है, उसने जो सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो कार्य किया, उस कार्य को सम्मानित करने के लिए स्कॉच ऑर्डर ऑफ द मेरिट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। इस पुरस्कार की बात करें तो इस पुरस्कार को देखिए वर्चुअल माध्यम से प्रदान किया गया किसे, जो राज्य योजना आयोग, जो छत्तीसगढ़ राज्य के योजना आयोग है के सदस्य हैं सचिव अनूप कुमार श्रीवास्तव को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगर हम स्कॉच अवार्ड की बात करें तो ये एक स्वतंत्र संगठन द्वारा प्रदत्त देश का मुख्य सम्मान है जो ऐसे व्यक्ति, परियोजनाओं और संस्थाओं की पहचान करता है जो भारत को एक बेहतर राष्ट्र बनाने के लिए अतिरिक्त प्रयास करते हैं, ठीक है। तो सतत लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो राज्य सरकारें या फिर जो संगठन हो गए, जो व्यक्ति हो गए, जो परियोजनाएं ऐसे कार्य करते हैं जो देश को आगे बढ़ाने के लिए, एक बेहतर राष्ट्र बनाने के लिए कार्य करते हैं, इनको जो है ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ राज्य को दिया गया है, ठीक है, स्कॉच ऑर्डर ऑफ द मेरिट पुरस्कार, ठीक है। बात कर रहे हैं चूंकि छत्तीसगढ़ की, ठीक है। तो देखिए स्क्रीन पे आपका इंडिया का मैप खुला हुआ है और आपको इंडिया के मैप में दिखाई देगा यहाँ पे बिल्कुल छत्तीसगढ़, ठीक है। छत्तीसगढ़ पूरी तरीके से इसकी कोई समुद्रिक सीमा नहीं है, यह राज्यों से अपनी सीमा को साझा करता है, जिसमें से देखा जाए झारखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, यहाँ पे हमें मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा से जो है छत्तीसगढ़ अपनी सीमा को साझा करता है। छत्तीसगढ़ की दोस्तों बात करें तो इसकी जो राजधानी है वो है रायपुर, इसकी राजधानी है। यहाँ की जो वर्तमान राज्यपाल है यानी कि गवर्नर अनुसुईया उइके यहाँ के राज्यपाल है। मुख्यमंत्री की दोस्तों बात किया जाए तो भूपेश बघेल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और संसदीय क्षेत्र की बात किया जाए दोस्तों तो राज्यसभा में 5 सीटें छत्तीसगढ़ की, वहीं लोकसभा में जो है 11 सीटें हैं छत्तीसगढ़ की, ये चीज ध्यान रखिएगा। कुछ और भी महत्वपूर्ण चीजें छत्तीसगढ़ से संबंधित, जिसमें से पहली बात करें तो छत्तीसगढ़ की पहली हैप्पी स्टेट बनाई जाएगी कहाँ है दोस्तों, तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में। वहीं पे देखा जाए छत्तीसगढ़ का एक जिला है जिसका नाम है रीवागढ़। रीवागढ़ में 24 साल पुरानी मुद्राएं मिली हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि किस राज्य में 2400 साल पुरानी मुद्रा मिली, तो छत्तीसगढ़ में भी कहाँ पे, तो रीवागढ़ में मिला है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय शास्त्रीय संगीत व नृत्य के क्षेत्र में किसको सुमित्रा चरण राम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, उमा शर्मा, हेमा मालिनी, सरोज शर्मा या फिर नंदिनी राय। दोस्तों करेक्ट आंसर इज ए है, उमा शर्मा को सुमित्रा चरण राम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। ये एक नृत्यांगना है उमा शर्मा, ठीक है, काफी ये कथक नृत्यांगना, ध्यान रखिएगा उमा शर्मा, आप इनकी तस्वीर स्क्रीन पे देख सकते हैं। और इनको भारतीय शास्त्रीय संगीत और नृत्य के क्षेत्र में जो इन्होंने उल्लेखनीय योगदान दिया है उस योगदान को सम्मानित करने के लिए इन्हें प्रतिष्ठित सुमित्रा चरण राम पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक है। ठीक है, तो ये जो पुरस्कार दिया गया है देखा जाए यहाँ पे एक श्री राम भारतीय कला केंद्र है, वहां पे एक समारोह कामानी सभागार में एक समारोह आयोजित किया गया था और इस समारोह के दौरान जो जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल हैं जिनका नाम है कर्ण सिंह और सरोद वादक उस्ताद अमजद अली खान, उनके द्वारा उमा शर्मा को यह पुरस्कार दिया गया, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ठीक है। तो जो जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल थे और सरोद वादक उस्ताद अमजद अली खान जी के द्वारा ये पुरस्कार उमा शर्मा को दिया गया, ठीक है। ध्यान रखिएगा कौन सा पुरस्कार, सुमित्रा चरण राम पुरस्कार से सम्मानित किया गया कथक नृत्यांगना उमा शर्मा को, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय सेना की दक्षिण पश्चिमी कमान द्वारा शत्रुनाश अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया। तो देखिए शत्रुनाश अभ्यास आयोजित किया गया है भारतीय सेना की जो दक्षिण पश्चिमी कमान है उसके द्वारा कहाँ किया गया दोस्तों, तो राजस्थान में किया गया। आइए इसके बारे में देख लेते हैं। तो ये अभ्यास जो हुआ था दोस्तों 21 नवंबर 2022 को किया गया था। जो पश्चिमी राजस्थान का थार रेगिस्तान है वहां पे भारतीय सेना के जो दक्षिण पश्चिमी
कमान ने महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में एक एकीकृत अग्निशक्ति अभ्यास जिसका नाम है शत्रुनाश उसका आयोजन किया। ठीक है, थार रेगिस्तान में किया गया था, पश्चिमी राजस्थान के 21 नवंबर को किया गया है। ठीक है, किसके द्वारा? तो भारतीय सेना की जो दक्षिण पश्चिमी कमान है उसके द्वारा किया गया। ये अभ्यास देखा जाए दोस्तों, इस अभ्यास में जमीनी और हवाई दोनों ही युद्धाभ्यास शामिल थे। ठीक है, और इसमें देखा जाए तो एक तरीके से बहुउद्देशीय फायरिंग प्लेटफॉर्मों का उपयोग किया गया था इस अभ्यास में। ठीक है, तो बेसिकली देखा जाए आपसे जो पूछा जाएगा, शत्रुनाश अभ्यास का जो आयोजन किया गया था वो कहां पे दोस्तों, किसके द्वारा? तो भारतीय सेना के दक्षिणी पश्चिमी कमान के द्वारा। कहां पे? तो राजस्थान में। अगर बहुत इन डेप्थ जाएगा तो पश्चिमी राजस्थान के थार रेगिस्तान में। ठीक है, ये चीज ध्यान रखेगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि रूस किस देश को पीछे छोड़ते हुए भारत के लिए उर्वरकों का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बन गया है? तो रूस देखा जाए वर्तमान में उर्वरक का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता देश बन गया है। भारत के लिए किस देश को पीछे छोड़ा है? कजाकिस्तान, चीन, ईरान या फिर यूएसए? दोस्तों उसका जो करेक्ट आंसर है वो है चीन को पीछे छोड़ते हुए रूस जो है उर्वरकों का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता देश बन गया है भारत के लिए। तो यहाँ पे जो अभी वित्तीय वर्ष 2022-23 की बात करें तो रूस ने जो है वर्ष की पहली छमाही में चीन की जगह ली है। किस लिए भाई? भारत के लिए उर्वरकों का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता देश के रूप में। ठीक है, तो यहाँ पे रूस ने सबसे मतलब चीन को पीछे छोड़ दिया है। और बहुत ही ज्यादा यहाँ पे जो भारत ने एक तरीके से आयात किया है उर्वरक का वो सबसे ज्यादा किससे किया है इस वर्ष? रूस में। ठीक है, रूस के यहाँ पे देखा जाए तो जो समाचार एजेंसी जिसका नाम है रॉयटर्स उसने एक रिपोर्ट जारी किया और इसका कारण ये बताया कि जो अभी रूस और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध हुआ था उसमें देखा जाए जो वैश्विक उर्वरक कीमत है उसमें काफी ज्यादा उछाल आई है। और इतना ही नहीं, जो पश्चिमी जो वेस्टर्न कंट्रीज थे उन्होंने जो रूस के उर्वरक को खरीदने से मना कर दिया था, इनकार कर दिया था। जिसके बाद देखा जाए रूस से भारत को काफी छूट दिया, डिस्काउंट दिया कि आप जो है काफी कम दाम में हमारे यहाँ से उर्वरक खरीद सकते हैं। और जिसके कारण देखा जाए भारत ने रूस से काफी बड़ी मात्रा में उर्वरक खरीदा। ठीक है, तो यही रीजन था कि एक तरीके से जो रूस और यूक्रेन का वार चल रहा है जिसकी वजह से जो वैश्विक डिमांड है या फिर ग्लोबल जो डिमांड रही है उर्वरक की उसमें काफी ज्यादा उतार चढ़ाव है। और जो वेस्टर्न कंट्री के द्वारा उर्वरकों का डिमांड मना कर देना कि मैं रूस से नहीं लूंगा, इस सब की वजह से रूस ने एक तरीके से ऑफर रखा चाइना पे, भाई बहुत सारे उर्वरक ले लो, ये लोग तो ले नहीं रहे, तुमको कम दाम में डिस्काउंट पे दे रहे हैं। और भारत इसका लाभ उठाया और चीन को पीछे छोड़ते हुए रूस जो है वो सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता देश बन गया। किसका? यहाँ पे उर्वरक का। ठीक है, साल के पहले 6 महीने में देखा जाए यानी कि अप्रैल से लेकर के सितंबर तक रूस ने भारत को उर्वरक आयात में कितना बढ़कर 371 से बढ़कर के रिकॉर्ड 2.15 मिलियन टन हो गया है। ठीक है, अगर हम देखें कि सबसे जो विश्व में प्रमुख निर्यातक देश हैं कौन से उर्वरक के, तो देखा जाए रूस और बेलारूस जो है ये दोनों ही उर्वरक के प्रमुख निर्यातक देश हैं। तो दोस्तों इस तरीके से था आज का हमारा 10 MCQ। अब बात करते हैं हम फैक्ट्स ऑफ द डे पे। फैक्ट्स ऑफ द डे में सबसे पहला फैक्ट है कि पब्लिशर ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 प्रदान किया गया है किसे? हार्पर कॉलिंस इंडिया को किया गया। ठीक है, तो ये पब्लिशर ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 प्रदान किया गया है हार्पर कॉलिंसन इंडिया को। नालंदा अंटिल वी मीट अगेन, देखिए पुस्तक है, एक बुक का नाम है जिसका नाम है नालंदा अंटिल वी मीट अगेन पुस्तक है। इसके जो लेखक हैं उनका नाम है गौतम वोरा के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि फ्रांस की राजधानी जो पेरिस है वहां पे गार्ड ऑफ द ऑनर सम्मान से सम्मानित किया गया किसे? जनरल मनोज पांडे को किया गया। ठीक है, 8वां फिक्की उच्च शिक्षा उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया किसे? भागवत कराट को प्रदान किया गया। वही बात करते हैं अंतिम फैक्ट्स ऑफ द डे की कि खादी और ग्राम उद्योग आयोग के सीईओ का पदभार संभाला किन्होंने? तो विनीत कुमार के द्वारा जो है खादी ग्राम उद्योग आयोग के सीईओ ये बनाए गए। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से था आज का हमारा करंट अफेयर्स। इसमें हमने आज आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं किए हैं क्योंकि आप लोग को भी बहुत कुछ पढ़ना रहता है। जितना आपसे पढ़ा जो और बाकी जो भी चीज मैं पूछ रही हूँ उसका बहुत कम ही लोग आंसर दे रहे। उम्मीद करूंगी आप लोग आंसर दीजिए। ठीक है, तो आंसर करिएगा जो कुछ भी मैंने क्वेश्चन पूछा। बाकी सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करना नहीं भूलें और कमेंट करना नहीं भूलें। अगर कोई भी समस्या कमेंट करिए, मैं उसका जरूर उसको देखूंगी। ठीक है, बाकी फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए मैं हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।